Yeah, it's a capital busting decision are also known as the long term decision. So capital busting decision are also known as the long term decision, investment decision, and these decisions are very crucial decision and plays a very important role in the success or failure of a business. This type of decision, yeah. So so you can see that these decisions are very crucial decisions and play a very important role in success or failure of a business. And these types of decisions are mainly concerned with the purchase of fixed asset, machinery, plants, or replacing the existing assets with a new one. These type of assets are purchased for smoothing the production process, to expand the production capacity, to slash the running and maintenance cost, but not for resale purpose. So I told you that first of all we have to take the investment decision, and the most important part in the business is taking an investment decision, because first of all we have to decide about that. Now you see what is happening for any running organization or for any new organization. Whatever the business decisions we take, it should not be taken on the basis of the personal nature. Personal nature in the sense, whenever we go and take the investment decisions, we should always see that it should maximize our return. और जैसा मैंने आपको बताया था कि ये बहुत ही क्रूशियल डिसीजन होता है. Whatever the investment decision we go and take, it's a very crucial decision. क्योंकि सैकड़ों तरह के हमारे पास बिजनेस प्रपोजल होते हैं, और उस बिजनेस प्रपोजल को इवेल्युएट करना on the basis of their return, on the basis of their risk, on the basis of their viability, on the basis of their future projection. भाई आज तो मान लीजिए वो उसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, बट आप फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं कर रहे, वैसा फ्यूचर which is going to happen down the lines 20 years, 30 years. तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि देखो रिलायंस ने पिछले 40-50 ईयर्स में कैसे डिसीजंस लिए और कैसे उन्होंने 5 टाइम्स डाइवर्सिफाइड डिसीजन लिए, कि उन्होंने इनिशियली कपड़े की ट्रेडिंग बिजनेस स्टार्ट किया, उसके बाद उन्होंने उसी फील्ड में उन्होंने कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो इंटायरली जो है पेट्रोकेमिकल्स में शिफ्ट कर दिया. अब उस समय पे कपड़े इंडस्ट्री में जो रेमंड्स कंपनीज थी, जो बॉम्बे डाइंग थी, या ऐसे ऐसे जेके इंडस्ट्रीज थी और ऐसे ऐसे बड़े बड़े जो इंडस्ट्रीज थे, उनका एक बहुत बड़ा जो है वो एक बिजनेस के ऊपर बहुत बड़ा जो है एक मोनोपोली था. लेकिन इन्होंने ये विजुलाइज किया कि भाई जो कंजम्पशन है कपड़े के अंदर वो कितना होगा एक्चुअली. बहुत से बहुत अगर कंट्री की अगर जीडीपी बढ़ भी जाएगी तो कितना हो सकता है, हाउ मच इट कुड बी एक्चुअली, हाउ मच इट कुड बी. तो उन्होंने कहा कि देखो मेरे को जो है ना एक मैक्सिमम कंज्यूमेबल प्रोडक्ट में पैसा लगाना है. तो उन्होंने बिल्कुल पेट्रोलियम प्रोडक्ट में शिफ्ट किया. अब उस समय पेट्रोलियम प्रोडक्ट कैसा था, देश में मैक्सिमम जो ट्रेन थी वो डीजल इंजन थी, फैक्ट्रियां डीजल पे चलते थे, कंट्री के अंदर पावर प्लांट्स कम लगे हुए थे, लोगों को व्हीकल के लिए पेट्रोल चाहिए था, डीजल चाहिए था.
इवन घर के अंदर में जो हम लालटेन वगैरह जलाते थे उसके लिए भी केरोसिन ऑयल बहुत बल्क में चाहिए होता था। तो हर जगह पे जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट का कंजम्पशन था इट वाज ह्यूज। बट आफ्टर 30 ईयर्स उन्होंने रियलाइज़ किया कि धीरे धीरे जो है ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये फॉसिल जो फ्यूल्स है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो इमिशंस है उसके ऊपर ये पूरे वर्ल्ड का ऐसा प्रेशर हो रहा है और धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इस तरीके से डेवलप की जा रही है कि बहुत ही बल्क लेवल पे जो है वो पावर को प्रोड्यूस किया जा रहा है। आइदर वो न्यूक्लियर प्लांट में पावर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या वो कोल प्लांट में पावर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, या वो डिफरेंट काइंड ऑफ सोलार पावर से, विंड पावर से, या दूसरे तरीके के जो है रिन्यूएबल एनर्जी से वो पावर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। अब समझिए जापान जो है, रसिया जो है, अमेरिका जो है, वो ऑलमोस्ट 50 to 55% ऑफ दियर पावर कंजम्पशन जो है वो न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस करता है। अब न्यूक्लियर पावर में क्या चाहिए आपको जो है वो फ्यूल चाहिए, मतलब यू नीड दैट एटॉमिक दैट रॉड चाहिए एक्चुअली, फाइन। और उसके बाद आपके पास रिएक्टर चाहिए, फुल प्रूफ टेक्नोलॉजी चाहिए। और अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी है, ऐसा तो बहुत रिस्की है, लेकिन अगर आपके पास वो टेक्नोलॉजी है और आप उस तरह की पावर प्लांट लगा सकते हैं तो फिर आपका जो कॉस्ट है पावर का वो बहुत ही फ्रैक्शन कॉस्ट के ऊपर आप चीज़ों को प्रोड्यूस कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं अबाउट द विंड पावर। अब ये वैसी कंट्रियां जो समुद्र के किनारे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, जो विंड स्पीड होता है वो बहुत बहुत तेज होता है और विंड में बहुत ज़्यादा पावर भी होता है एक्चुअली। अब नॉर्मली क्या होता है कि वहाँ पे जो नियरेस्ट जो लोग रहते हैं वो बहुत बार ऑलवेज सुनामी, बहुत बार बारिश और इन सब चीज़ों से वो अफेक्टेड होते हैं। बट फिर लोगों ने क्या किया कि ये जो टरबाइन्स थे वो विंड टरबाइन की टेक्नोलॉजियाँ इतनी स्ट्रॉन्ग बना दी एक्चुअली, और इतने बड़े बड़े उन्होंने उसके विंड पावर की जो है टरबाइन्स बना दी, उसके पंखे बना दिए कि वो जहाँ पे भी ये इलाका है वहाँ पे उन्होंने उसके बड़े बड़े विंड टावर लगा दिए। तो एक बहुत बड़ा जो है, जहाँ भी जिन कंट्रीज़ के आसपास जो है समुद्र का इलाका है, जहाँ पे हवा का जो दबाव है बहुत ज़्यादा बना हुआ रहता है, तो वहाँ पे जो है वो दे आर गेटिंग ह्यूज प्रोडक्शन आउट ऑफ दैट एक्चुअली विंड पावर से। अब समझते हैं वैसी कंट्री जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जहाँ पे ये जो सन रेज है वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और साल में 6 महीने 8 महीने गर्मी पड़ रही है, फाइन, और उसका जो मतलब जो हीट है वो बहुत ज़्यादा है, फाइन। तो ये जो इलाके हैं, जैसे अगर इंडिया की बात करें तो जो साउथ का इलाका है, जो गुजरात का इलाका है, जो राजस्थान का इलाका है, तो ये सब जो इलाका है वो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी होती है, इतनी लू चलती है कि वो सब इलाके जो हैं वो सोलार पावर के लिए एक भगवान का वरदान है। अब कनाडा में, रशिया में सोलर पावर तो लगना मुश्किल है क्योंकि वहाँ पे तो 8 महीने 9 महीने ठंडी होती है, तो वहाँ पे कैसे सोलर पावर आपका, वहाँ तो वो फेल है वो टेक्नोलॉजी। तो आप वहाँ से पावर प्रोड्यूस कर रहे हैं और फिर आपने ऑपरेशंस में भी क्या किए, बड़े बड़े टेक्नोलॉजी लगा दी, रेलवे सिस्टम को पूरा आपने इलेक्ट्रीफाई कर दिया, मेट्रो सारे आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, कार में आपने इलेक्ट्रिसिटी टेक्नोलॉजी यूज़ करना शुरू कर दिया, घर के अंदर आपने इंडक्शन कुकर आपने डेवलप कर दिया, ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी यूज़ कर दी जिसकी वजह से जो है वो कार्बन जो इमिशंस वाले जो प्रोडक्ट हैं उसका कंजम्पशन लोग अब धीरे धीरे कम कर रहे हैं। तो कंसल्टेंट्स ने उनको सजेस्ट किया कि देखो फ्यूचर डिमांड जो है वो इंडिया में तो रिटेल सेक्टर्स का है, क्योंकि बड़े बड़े रिटेल की कंपनियां आने वाली है और इंडिया में जो रिटेल है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है। तो 10 ईयर्स 15 ईयर्स बैक जो है उन लोगों ने ह्यूज इन्वेस्टमेंट किया रिलायंस रिटेल में, लगभग सारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ऐसा केवल एग्जांपल मैं रिलायंस के लिए नहीं कर रहा हूँ, इवन टाटाज का आप डाइवर्सिफिकेशन देखें, आप महिंद्राज का डाइवर्सिफिकेशन देखें, तो सभी कंपनीज ने अपनी ये डाइवर्सिफिकेशन पॉलिसीज जो है उसको अपनाया है एक्चुअली।
बट वाई वी आर टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ रिलायंस कि इतने कम फ्रेम में वो जो है वो इंडिया की जो है वो एक नंबर 1 कंपनी बन चुकी है, और इवन उनके एशिया में जो है वो उसका एक बहुत बड़ा प्रेजेंस आ गया है। और उनका जो बिजनेस करने का जो मेथोडोलॉजी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऑलवेज चीज़ों को बहुत बल्क लेवल पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि उसका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम आता है, और जिससे वो डिस्ट्रीब्यूशन में बहुत बल्क लेवल पे करते हैं और लो मार्जिन पे वो मैक्सिमम चीज़ों को सेल ऑफ करते हैं, एंड फाइनली दे गेट प्रॉफिट्स एंड दे क्रिएट लॉट ऑफ वैल्यूज़ फॉर द इन्वेस्टर्स ऑल्सो। और अब देखिए आज उस 15 ईयर्स के बाद उन्होंने रिटेल में एक्सपेंशन करने की बजाय जो है, जब उनको कंसल्टेंट्स ने सजेस्ट किया कि सर अब यहाँ से जो फ्यूचर है वो केवल इंडिया में नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में चूंकि हमारी पॉपुलेशंस बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे ब्रॉडबैंड में बहुत बड़ा स्कोप था। और वो जो ये दूसरी कंपनीज है, जो एयरटेल है, वोडाफोन है, उनकी जो कॉस्टिंग और जो प्राइसिंग थी 200 रुपीज़ 150 रुपीज़ 1 GB के लिए चार्ज करते थे, तो ये जैसे मतलब जो डाटा था ना, इट वाज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम इन इंडिया एक्चुअली। और अगर वो रेट्स परवेल होता तो आज भी जो है हमारे देश में यूजेज ऑफ फेसबुक एंड गूगल एंड टिकटॉक और इवन दिस यूट्यूब और दिस ऑन काइंड ऑफ ऑनलाइन, अब आज समझिए आज के डेट में अगर इतना बड़ा ब्रॉडबैंड फैसिलिटी अगर हमारे कंट्री में नहीं होता तो इस लॉकडाउन के केस में तो हमारी पूरी की पूरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो तो बिल्कुल एकदम हॉल्ट पे चली जाती है एक्चुअली। तो आज इस फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के पे जो ये ब्रॉडबैंड्स अवेलेबल हो गए हैं बहुत सारे पॉपुलेशंस में लोगों के पास, जिसकी वजह से जो है आज हम फॉरेन की तरह वर्क फ्रॉम होम कर पा रहे हैं, बिकॉज वी हैव गॉट द फास्ट इंटरनेट कनेक्शंस, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्शंस एंड हाई स्पीड हाई डाटा एट चीपर कॉस्ट। तो जब इन्होंने ये चीज़ अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू प्रोवाइड मच फास्टर डाटा एट 1/10 ऑफ द कॉस्ट, तो ये सारी कंपनियां उनके ऊपर हंस रही थी। और इन कंपनियों ने केवल इंडिया में प्रॉफिट्स बनाने का काम किया, लेकिन उन्होंने कभी इस बात के ऊपर नहीं सोचा कि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा हमारा कंज्यूमर बेस है, और उसको अगर हम मैप करें और अगर हम ह्यूज प्रोडक्शन एंड लो कॉस्ट के ऊपर जाएं तो हम ब्रॉडबैंड में भी एक बहुत बड़ा स्पेस क्रिएट कर सकते हैं। आज भी आप जाकर यूट्यूब चैनल्स को जाकर आप देखें, और बहुत सारे यूट्यूबर्स जो बैठे हुए यूएसए में, हॉलैंड में, यूरोपियन कंट्रीज़ में, वो कहते हैं कि वहाँ पे जो कॉस्टिंग है ना, मतलब 4-5 GB के लिए एक महीना में वो लोग 10 यूरोज चार्ज करते हैं। 10 यूरोज मतलब 5 GB का जो कॉस्टिंग है वो ऑलमोस्ट दे आर चार्जिंग ऑलमोस्ट 5 यूरो का 10 यूरो का मतलब अराउंड दे आर चार्जिंग 800 रुपीज़। तो वही है 200 रुपये पर GB का डाटा उनके पास है एक्चुअली। और वो कहते हैं कि भाई देखो ये इंडिया नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जियो का डाटा है, और आज जियो के सस्ते डेटाज की वजह से हम इतना डाटा यूज़ करते हैं कि अमेरिका में जो पूरे साल में जो डाटा यूज़ होता है वो इंडिया में हम शायद 1 महीने के अंदर कंज्यूम कर लेते हैं, एंड इट इज़ गुड फॉर द सोसाइटी। तो ये कंसल्टेंट्स ने इनको समझाया कि देखो फ्यूचर जो है हमारे पास वो ब्रॉडबैंड का होने वाला है, क्योंकि आज के डेट में क्या है, सभी को डेटा चाहिए, इंडस्ट्रीज़ को डेटा चाहिए, स्टूडेंट्स को डेटा चाहिए, एवरीबडी नीड्स डाटा, बैंक्स को डेटा चाहिए, मेट्रो चलाने के लिए डाटा चाहिए, बैंकिंग सेक्टर्स को डाटा चाहिए, सभी को डाटा चाहिए। और ये तो आप ऑनलाइन क्लासेस को डेटा चाहिए, वर्क फ्रॉम होम के लिए डेटा चाहिए, मतलब अब तो समझिए ये कोरोना के केस में तो इतना डेटा चाहिए कि अभी हम इसमें कितनी भी कैपेसिटी बिल्ड कर लें, इट इज़ गोइंग टू बी लेस एक्चुअली। जितनी भी सर्विस सेक्टर है वो बड़े आराम से जो है वो ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट हो सकती है, और अगर आपने सर्विस सेक्टर को ऑनलाइन के ऊपर शिफ्ट कर दिया तो ऑटोमेटिक आपका 40 to 50% जो पॉपुलेशन है दे विल स्टार्ट टू वर्किंग फ्रॉम द होम। और जब ये 40 to 50% जो है अगर व्हेन दे विल स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम होम, तो अननेसेसरी जो इधर लिटरिंग है, उधर घूमना है, मेट्रो में जाना है, फैक्ट्रियाँ तक चलना है, बस में जाना है, ट्रेन में जाना है, कार में जाना है, वो तो ऑटोमेटिक रिड्यूस हो जाएगा। तो उसके बाद क्या बच गया, जो रियल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, जो रियल ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस है, उसके लिए फिजिकल लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, बट वहाँ पे भी डिजिटल ऑटोमेटाइजेशन से हम चीज़ों को कर सकते हैं। तो इससे तो ऑटोमेटिक जब लोगों का जो है ट्रैवलिंग कम होगा और इन सब चीज़ों की कम होगी तो ऑटोमेटिक सोशल डिस्टेंसिंग तो बहुत आसानी से बन जाएगा, फाइन। और इससे केवल हम कोरोना से नहीं बचने वाले हैं, विद दिस
our lot of time is going to be saved. Lot of time we are going to save actually with all this, जिसका कि हम कभी वेटेज देने को रेडी ही नहीं होते हैं बेसिकली. अब अगर हमें एक जगह ट्यूशन पढ़ने जाना है तो 2 घंटे की क्लास है तो हमारा उसमें 3 घंटा आने जाने में वेस्ट हो रहा है, और फिर उससे जो हमारे अंदर थकावट आ रही है उसके लिए मुझे हमें फिर अलग से 1 घंटे का एक रेस्ट चाहिए होता है. तो दीज आर द वेस्टेज ऑफ द टाइम. और वेस्टेज ऑफ द टाइम का मतलब क्या है? टाइम इज मनी. और इतना सारा टाइम अगर वेस्ट होता रहेगा तो फिर अल्टीमेटली क्या होगा? अगर इतना सारा टाइम वेस्ट होता रहेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? फाइन. तो अल्टीमेटली हमारी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है, जो प्रोसेसिंग कैपेसिटी है वो घटेगी, और इससे हमारा जो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के ऊपर बैडली इफेक्ट करेगा एक्चुअली. अब आज के डेट में देखिए इतनी ज़्यादा वीडियो कॉलिंग और ये सब की टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि अगर हम अपने घर में एक बड़ा स्क्रीन लगा लें और हमारे अपने सारे रिलेटिव के यहाँ एक बड़ा स्क्रीन लगा हुआ हो, और आज के डेट में हम ग्रुप कॉलिंग कर सकते हैं, ग्रुप वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी ऐसे फंक्शंस हैं जिसको कि हम डिजिटली कर सकते हैं. वो हर छोटे फंक्शन, बड़े फंक्शंस के लिए, हर चीज़ के लिए भाग के यहाँ से 1400 किलोमीटर ट्रैवलिंग करके जाना, इट्स नॉट रिक्वायर्ड अनलेस और अनटिल इट इज़ वेरी नेसेसरी. तो चलिए, बात ये हो रही थी कि सबसे बड़ा एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना. मान लीजिए आज के रेट में आप एक हैं, आपने अपनी मास्टर्स कंप्लीट कर ली, MBA कंप्लीट कर ली, और उसके बाद आप बिज़नेस करना चाहते हो, और आपके साथ एक आपका फ्रेंड है वो भी बिज़नेस करना चाहता है. अब समझिए, आप किसी इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वो कहता है नहीं नहीं जी, मुझे तो अपने गांव में ही बिज़नेस करना है, मुझे तो ट्रेडिशनली बिज़नेस ही करना है, मुझे तो स्वदेशी का ही बिज़नेस करना है, मुझे तो जाकर अपने गांव में ही ये करना है, मुझे तो कंस्ट्रक्शन का ही बिज़नेस करना है, मुझे तो फ्लैट्स का ही बिज़नेस करना है. तो अगर ट्रेडिशनल बिजनेसेस का अगर डिमांड कम होगा, माइट बी ड्यू टू एनी रीज़न, और आपने किसी इनोवेटिव बिजनेस में, ब्रॉडबैंड में, वेबसाइट डेवलपमेंट में, ऐप बनाने में, ऐसे किसी भी वैल्यू एडिड प्रोडक्ट में आपने अगर इन्वेस्टमेंट किया और आपका रिटर्न अगर 30 to 40% है, और वो कंपनी कुछ 5 से 10% कमा रही है, फाइन. तो 10 ईयर्स में आप समझे आप कहाँ पहुँचेंगे एक्चुअली. फाइन. मैं आपको एक थोड़ा सा समय लूँगा एंड आई विल गिव यू सम एग्जांपल कि देखिए यहाँ पर एक कंपनी है दिल्ली में, दिल्ली नोएडा में, जैपी एसोसिएट्स. इन लोगों ने यहाँ पर फार्मूला 1 का सर्कल लगाया, मतलब फार्मूला 1 रेसिंग कार का इन्होंने स्टेडियम बनाया. उस स्टेडियम की इन्वेस्टमेंट थी 2000 करोड़ रुपीस, जबकि जैपी ग्रुप से 50 गुना बड़ी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 10 गुना बड़ी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, 10 गुना बड़ी है टाटा लिमिटेड. बट इन लोगों ने कभी भी ये फैंसी बिजनेस करने के लिए नहीं सोचा कि हमको फार्मूला 1 कराना है. अब फार्मूला 1 का 2000 का आपने स्टेडियम बनाया, हर साल का आपको 100 करोड़ रुपीस लाइसेंस फीस देना है. 2 साल में या 1 साल में एक बार ही फार्मूला 1 का लाइसेंस आपको मिलेगा और आपके यहाँ फार्मूला 1 होगा. और वो फार्मूला 1 का जो गेम होता है वो ओनली 3 डेज मेनली चलता है, और उसके लिए पूरे वर्ल्ड से पूरी टीम आती है, वो अपनी कार लेकर आती है, अपने लोग लेकर आते हैं, पूरा सिस्टम लेकर आते हैं, और उनका लाने का खर्चा, उनका भेजने का खर्चा, उनका स्टे कराने का खर्चा, एक बार इस इवेंट मैनेजमेंट को करने में कम से कम सैकड़ों करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, उसकी टिकट से आपके पास इनकम होता है. लेकिन इन्होंने जो ये 2000 करोड़ रुपीस का जो फार्मूला 1 में इन्वेस्टमेंट किया, इसका जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट था दैट वाज 20 ईयर्स. इसका मतलब 1 साल में इनका जो ROI था वो 5% था. हाँ ठीक है, वहाँ पे छोटे छोटे इवेंट जैसे बाइक रेसिंग इवेंट और ट्रक रेसिंग इवेंट, ये सब छोटे छोटे इवेंट चलते हैं, शूटिंग इवेंट, ये सब चलते होते हैं एक्चुअली. बट उसका अल्टीमेट जो रिटर्न था वो 20 ईयर्स था ROI, यानी 1 साल में 5% के रेट से कमा रहे हैं. और आपके सामने दूसरी कंपनी जो है वो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर रही है और वो 30-40%, 50% के रेट से रिटर्न कमा रही है. तो आप सोचिए कि आपको ROI 20% होगा और उनका तो 2.5 साल में पैसा वापस, तो 2.5 साल में उनका बिजनेस डबल, फिर अगले 2.5 साल में फिर बिजनेस डबल. तो इस तरह से तो वो तो 20 ईयर्स में जो है 8 टाइम्स उनका कंपाउंडिंग इफेक्ट में, तो वो तो 10-15 गुना बड़े हो जाएंगे आपसे. और हो सकता है एक समय आएगा कि आप दिवालिया हो जाएं और वो आप ही को सस्ते रेट पे आपसे परचेज कर लें. और ये हुआ जेपी में.
कि इनकी बैड इन्वेस्टमेंट प्लानिंग की वजह से और बैड फाइनेंसिंग डिसीजन की प्लानिंग की वजह से इनका ऐसा हुआ कि इन्होंने 2 सीमेंट के प्लांट खड़े किए गुजरात में 12,000 करोड़ रुपए में। और जब वो 4 साल के बाद ऑपरेशनल हुआ तो इनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब हो गई कि उस प्लांट को जो है इनको वो सेल करना पड़ा ओनली 9,000 करोड़ रुपीस में। ओनली 9,000 करोड़ रुपीस में इनको बेचना पड़ा। So they had to sell to आदित्य बिरला ग्रुप in only 9,000 करोड़। अब देखिए आदित्य बिरला ग्रुप के लिए क्या हुआ, बना बनाया प्लांट 3,000 करोड़ रुपए सस्ता मिल गया, वो पैसे लेके बैठा हुआ था। अब सोचिए कितना अच्छा बिजनेस है। आप 5 साल समय लगाते हो, पूरा प्लान करते हो, पूरा प्लांट को ग्रीनफील्ड लेवल्स पे आप खड़ा करते हो, और कोई बंदा पैसे लेके बैठा हुआ है क्योंकि उसको पता है कि इसने बैड इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है और 4-5 साल के बाद इसकी प्रॉब्लम होने वाली है। और फिर आप जब जाते हो तो आपके पास बार्गेनिंग पावर नहीं होता है और फिर आप पौने रेट पे उसको बेचते हो, और वो बैठे बैठे वो बना बनाया प्लांट आपसे 3,000 करोड़ सस्ता खरीद लेता है, तो डेफिनेटली किसकी बल्ले बल्ले होने वाली है? डेफिनेटली आदित्य बिरला की बल्ले बल्ले होने वाली है। और आपकी कंपनी की क्या पोजीशन है दैट यू कैन से। तो देखिए वही कह रहा है, क्या कह रहा है, देखिए यही कह रहा है कि दीज टाइप ऑफ एसेट्स और परचेज फॉर स्मूथनिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। हम इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट बहुत तरह का लगाते हैं। हम ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट लगाते हैं जो बिल्कुल नया होता है। हम वैसा प्रोजेक्ट लगाते हैं जो हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करते हैं, उससे हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। हम प्रोडक्शन कैपेसिटी को एक्सपेंड करने में इन्वेस्ट करते हैं। हम टू स्लैश द रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट बट नॉट फॉर रीसेल पर्पस, यानी हम ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करते हैं जिससे कि हमारा रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट कम हो जाता है, और हम उस प्लांट को रीसेल पर्पस के लिए नहीं लगाते हैं। मतलब हम उसको यूज़ करने के लिए, हमारा एक बार प्लांट लग गया तो हम उसको यूज़ करेंगे 40 साल, 50 साल, 100 साल तक, और उससे हम प्रॉफिट कमाते रहेंगे। आज रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स का इतना बड़ा प्लांट लगाया तो आज वो पिछले 40 साल से 50 साल से उस पर प्रॉफिट कमा रहा है, और अगले 50 साल तक वो मिनिमम चेंजेस के साथ वो जो है प्रॉफिट कमाता रहेगा एक्चुअली। और अगर उसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है डाउन द लाइन 10 ईयर्स, जैसा मैंने अभी को कहा, तो उसके पास रिटेल खड़ा है, उसके पास आईटी का इतना ब्रॉडबैंड का इतना बड़ा कंपनी खड़ा है, तो वो आराम से अपनी स्विच ओवर कर सकते हैं एक्चुअली। और ऑलरेडी वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट में 20% उन्होंने सऊदी अरामको को सेल कर दिया है। उसके पहले भी उन्होंने कुछ इन्वेस्टमेंट अमेरिकन इन्वेस्टर को सेल किया था, और उनको 2-3 साल में लगेगा कि यार पेट्रोलियम में प्रॉब्लम हो रही है, तो धीरे धीरे वो अपनी मेजर स्टेक सेल करके और ये इनोवेटिव बिजनेस में वो शिफ्ट कर जाएंगे। So here investment is made in the current period in expectation of earning profit in the future period. Fine. Now, in traditional approach of financial management. So in traditional approach of financial management, the only important functions of financial manager was to arrange the fund for the business. ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब ये उसकी बात हो रही है जो हम इंडिया में, तो देखिए हमारे पास जो असली जो डेवलपमेंट हुआ है वो इकॉनमी को ओपन करने के बाद हुआ है। और हमारी इकॉनमी कब ओपन हुई? हमारी इकॉनमी ओपन हुई 1991 में, हमने अपनी इकॉनमी को ओपन किया। उसके पहले तो हमारी इकॉनमी क्लोज थी। लेकिन ये जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी वर्ल्ड में, वो ऑलमोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक ट्रेडिशनल अप्रोच थी, और उसके बाद 1951 में जो है 52 में जो है पहली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की थ्योरी आई, और वहाँ से फिर जो ये जो है ना ये डेवलपमेंट आगे जो है वो होता चला गया। तो हमारे यहाँ तो 1991 तक क्लोज इकॉनमी थी। मोस्ट ऑफ कंपनीज के अंदर अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता था। तो फिनेंस मैनेजर का बस एक ही काम होता था कि भाई अगर कोई इन्वेस्टमेंट है, कोई वर्किंग कैपिटल फाइनेंस है, तो बैंक के साथ लाइजनिंग कर लो एंड चलो ओके फाइन, अरेंज सम फंड एक्चुअली फाइन। सो देयर आर लिमिटेड रिसोर्सेज अवेलेबल टू प्रोक्यूर द फंड्स फॉर द बिजनेस, बट इन द प्रेजेंट एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन and privatization, the procurement of fund for the business become much easier, where several traditional and new source of the funds are available, like equity share, preferences, debenture, zero interest bond, American deposit receipt, global deposit receipt, deep discount bond। मतलब देखिए ग्लोबलाइजेशन से क्या हुआ, अभी आपके पास क्या वर्ल्ड लेवल का प्रोडक्ट है,
आप उसको उसके R&D पे बिलियन डॉलर खर्च कर रहे हैं और आप इंटरनेशनल प्रोडक्ट एक बहुत ही हाई क्वालिटी एंड सुपीरियर प्रोडक्ट बना रहे हैं। जिस देखिए अपनी इंडिया में पुरानी बहुत सारी स्कूटर की कंपनी थी, बजाज थी और दूसरी कंपनी थी, कैनेटिक थी और दूसरी कंपनियाँ थी। लेकिन जब ये होंडा, सुजुकी, जब इन कंपनियों ने इंडिया में अपना पाँव पसारना शुरू किया और उनके पास जो है वो नई टेक्नोलॉजी थी इंजन की, उनके पास 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी थी स्कूटर में, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर के पास नहीं था। और इन लोगों ने 4 स्ट्रोक टेक्नोलॉजी को डेवलप करने की कोशिश की, बट वो मोस्टली फेल हो गए। और जो बाहर की कंपनियां थी उन्होंने कहा कि वी वॉन्ट शेयर दिस टेक्नोलॉजी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 100% FDI अलाउ कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि वी विल गो विथ आवर ओन सब्सिडरीज। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, उनके पास वर्ल्ड क्लास स्कूटर था, हमारा स्कूटर उनके साथ compete नहीं कर सका, हमारा बंद हो गया। लेकिन उन कंपनीज के साथ क्या है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस से उनको फायदा क्या हुआ कि उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास स्कूटर बनाया जो पूरे, एक छोटा एग्जांपल ले रहा हूं, वर्ल्ड क्लास स्कूटर बनाया जो पूरे वर्ल्ड में वो सेल कर सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में उनके पास वो मोस्ट सुपीरियर प्रोडक्ट है। अब उसके लिए उनको क्या चाहिए, पूरे वर्ल्ड में उनको WTO में 1991 के बाद, इकोनॉमी ओपन के बाद उनको परमिशन मिल गया ना, पूरे वर्ल्ड में वो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में वो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर बनाना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट पे R&D करना चाहते हैं, पूरे वर्ल्ड में उसको मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं। सो व्हाट दे नीड, एक तरफ उनको बहुत सारा फंड्स चाहिए, सो यू नीड डायनामिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एक तरफ उनको बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करना है, सो यू नीड अगेन डायनामिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत सारा डिविडेंड डिसीजन लेना है, बहुत सारा फॉरेक्स मैनेजमेंट करना है, बहुत सारा रिस्क मैनेजमेंट करना है। भाई जैसे जैसे आप एक्सपोज्ड होते जाएंगे तो रिस्क तो बढ़ेगा ना। अब मान लीजिए ये कोरोना है, वो चाइना से अमेरिका में फैला, लंदन में फैला, जापान में फैला, वहाँ से लोग इंडिया आए, कुछ चाइना से लोग इंडिया आए, तो अब इंडिया में फैल गया। मान लीजिए आज के डेट में हमारी इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो बिल्कुल ज़ीरो होती, इकॉनमी हमारी पूरी क्लोज होती, तो क्या होता, ना कोई आता ना कोई जाता। और जब हमारी कंट्री में कोई आता जाता ही नहीं तो फिर क्या होता वैसे केस में, कि वैसे केस में जो एक बीमारी होती वो क्या होती, एक जगह पे ही वो वहीं पे फैलती, वो दूसरी जगह स्प्रेड नहीं होती एक्चुअली। तो वैसे ही क्या होता है कि जब हम ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस में जाते हैं, तो जब हमारी अपॉर्चुनिटी बढ़ती है ना, तो वैसे ही हमारा रिस्क जो है ना वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे बढ़ जाता है। एंड देन वी नीड डायनामिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट टू मैनेज ऑल दिस। बट हमारे लिए बहुत आसानी भी हो जाता है कि वी नीड लॉट ऑफ फंड्स। और ऐसा नहीं कि केवल ये जापान की कंपनी के साथ हो रहा है। अब देखिए सॉफ्टवेयर में हमारी कंपनियां कितनी बड़ी बड़ी है, इन्फोसिस कंपनी है, TCS है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, और पूरे वर्ल्ड में इनके ऑपरेशंस हैं, और इनके पूरे वर्ल्ड, इन्होंने बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज में इन्होंने अपने शेयर्स लिस्ट किए हुए हैं। तो इनको भी फिर डायनामिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है एक्चुअली, इनको भी ग्लोबलाइजेशन में बड़े फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत है। अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज होती तो ना हमारे यहाँ कोई बाहर की कंपनी आती, और जब हम नहीं किसी को आने के लिए अलाउ करते तो हमारी कंपनीज को भी फ्रीडम नहीं मिलता। तो ये जो सॉफ्टवेयर की कंपनी आज के डेट में इतना ग्रो किया है इंडिया में, वो 1991 के बाद ग्रो किया है, आप इसको चेक कर सकते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। So, as a modern approach of financial management, the procurement function is not so important. Procurement function is not so important. The most important task is to invest the fund in efficient way. देखिए मैं फिर वही कह रहा हूँ, प्रोक्योरमेंट प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट प्लान है ना, तो आपको पैसा तो कहीं से भी मिल जाएगा, वेंचर कैपिटलिस्टिक से मिल जाएगा, आप शेयर इशू कर सकते हैं, दुनिया भर के आज के डेट में लोन देने वाली कंपनियां बैठी हुई, आप अपना प्रोजेक्ट तो लेकर आए हैं। अब ये जो फ्लिपकार्ट वाले हैं, ये जो ओला वाले हैं, ये जो ओयो रूम वाले हैं, या ऐसे जो नए जो इनोवेटिव जो नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं इंडिया एंड वर्ल्ड वाइड, तो ये जब इन्वेस्टर्स को जाकर अपना प्लान पिच करते हैं, और इन्वेस्टर को जब लगता है कि ओ माय गॉड, इनके तो इस प्लान में जो है ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लान है एक्चुअली, और दिस विल वर्क आउट, तो प्रोक्योरमेंट तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टर्स तो बस पैसा तो पंप करने के लिए रेडी है। अब देखिए फ्लिपकार्ट के जो इन्वेस्टर थे मिस्टर बंसल, तो इन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, बस टेक्नोलॉजी था, दिमाग था। ये जो आपके ओयो रूम वाले हैं उनके पास तो बहुत सारा पैसा नहीं था,
ये ओला वाले के पास तो बहुत सारा पैसा नहीं था, बट उन्होंने क्या किया, एक इन्वेस्टमेंट प्लान बनाया और उसको पिच किया और इन्वेस्टर को। तो वही कह रहा है कि इन द मॉडर्न अप्रोच ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट द प्रोक्यूरमेंट फंक्शन इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ओके, क्योंकि वो इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो आप बहुत आसानी से मैनेज कर सकते हैं, समझ रहे हैं। इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट, यू कैन मैनेज दैट वेरी ईजली, समझ गए। तो कह रहा है देखिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इज टू इन्वेस्ट द फंड इन द इफिशिएंट वे so that optimum use of the funds can be made possible out of the total funds. The financial manager had to decide that which amount is to be invested in the long term asset and for which amount is to be invested in the short term assets. The short term investment decision are also known as the working capital decision. मैंने बताया आपको, पिछले क्लास में भी बताया कि आपको 80% पैसा आपको जो है वो बड़े इन्वेस्टमेंट्स में लगाना पड़ता है, एंड 20% मनी यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट फॉर रनिंग द बिजनेस। ऐसा नहीं कि आपने पूरा प्लान कंस्ट्रक्ट कर दिया और सब कुछ कर दिया और रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है और सैलरी देने के लिए पैसा नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनी देखी गई है जो कि पूर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की वजह से बैंकरप्ट हो गई, दे हैव बिकम बैंकरप्ट। कम होती है एक्चुअली, वर्किंग कैपिटल की वजह से कम होती है, आप मैनेज कर सकते हैं। बट आपको जो है वो लॉन्ग टर्म डिसीजन भी लेना है और उसके शॉर्ट टर्म डिसीजन भी लेना है। बट सबसे पहले आपको कौन सा प्रोजेक्ट में पैसा लगाना है वो डिसीजन लेना होता है। ऐसा नहीं कि पहले वर्किंग कैपिटल डिसीजन लिया फिर मेन प्रोजेक्ट, नहीं, ऐसा नहीं। जैसे पहले इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना होता है, ना कि फाइनेंसिंग डिसीजन लेना होता है। फाइन, ऐसा नहीं कि पहले फाइनेंशियल डिसीजन ले लिया फिर, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उसी तरह से हमें पहले मेन प्रोजेक्ट में पैसा लगाना होता है, फिर हमें वर्किंग कैपिटल में पैसा लगाना होता है। So now, while the decisions relating to investment in the long-term capital assets are known as the capital busting decision, they are to be made in the present in expectation of earning a higher future, how return the future, which generally require huge amount of investment. The uncertainty in the future period makes these decisions very crucial for a manager because it is very difficult to forecast the future period. ये रिस्क है। हम सब कुछ देखिए प्लान करते हैं, हम कोई भी चीज़ जो है फ्यूचर में प्लान होता है, हमें नहीं पता अगले महीने कोरोना का इम्पैक्ट क्या होगा, समझ रहे हैं बात को। हाँ, या जब कोरोना आया तो हमें नहीं पता था, फर्स्ट लॉकडाउन में सब लोग, एवरीबडी वाज जस्ट लाइक थिंकिंग अबाउट पिकनिक, कि चलो ये फर्स्ट लॉकडाउन हुआ है 21 डेज के लिए एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी ओके एंड वी विल बी फ्री। बट जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ तो देन पीपल स्टार्टिंग, नो, अरे इट हैज़ बिकम वेरी सीरियस एंड इट इज़ गोइंग टू बिकम सीरियस, क्योंकि तब तक वो पूरे वर्ल्ड में जो है वो नंबर ऑफ डेथ्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगे थे। सो इट स्टार्टेड हैपनिंग वेरी सीरियस एक्चुअली। सो पीपल स्टार्टेड फाइंडिंग आउट सम वे आउट कि नहीं कैसे करना है, ऑनलाइन करना है, वर्क फ्रॉम होम करना है, डिजिटली करना है, जूम ऐप यूज़ करना है, या और भी अलग अलग लोगों ने सबने अपने अपने, या हमको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कैसे भी करके हमको जो है वी हैव टू स्टार्ट वर्किंग। और थर्ड लॉकडाउन के बाद इट इज़ बिकम रियली, क्योंकि देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, हमारा बहुत सारा जैसे जो है वो बहुत सारा हम लोगों ने वो ले रखा है डिफरेंट एजुकेशनल जो हमारे जो ऐप हैं उसमें हम लोगों ने बहुत सारा बिजनेस प्लान ले रखा है। तो जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ तो उसके दूसरे दिन के बाद से हमारी जो इंक्वायरीज थी ना वो ज़ीरो हो गई। इन स्पाइट ऑफ ट्राइंग डे एंड नाइट वी वर हैविंग अ ज़ीरो इंक्वायरी, क्योंकि हर आदमी यही लग रहा था कि 21 डेज़ घर में हमको निकाल लेना है, खाने का सब सामान हमने रख लिया और टीवी देखना है और लूडो खेलना है और ये खेलना है और पकवान बनाना है और ये करना है, और सबके ऐसे ही वीडियो अपलोड हो रहे थे और ये फुट पिक अपलोड हो रहे थे। एक्चुअली आपने भी इस चीज़ को रियलाइज़ किया होगा। बट जब सेकेंड लॉकडाउन हुआ और जब नंबर ऑफ डेट्स जो हैं वो बढ़ने लगे वर्ल्ड वाइड, तो लोगों को लगा कि नो नाउ इट इज़ बिकमिंग सीरियस एक्चुअली and we have to be like we have to start working। तो हमें कुछ न कुछ हमें अपॉर्चुनिटीज़ देखना पड़ेगा। मुझे खुद ही जूम ऐप यूज़ करना नहीं आ रहा था, बट जब हमने जूम ऐप को यूज़ करना शुरू किया एंड आई लर्न फ्रॉम माई स्टूडेंट एंड देन माई सन टाउट मी हाउ टू यूज़ इट एक्चुअली। बट जब मैंने उसको लर्न किया तो मुझे लगा ओ माई गॉड, अगर मैं इसका पेड वर्जन ले लूँ तो मुझे तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और रेंट की ज़रूरत ही नहीं है,
मैं तो अगर इसका पेड वर्जन ले लूँ तो मैं तो यहाँ से बैठे बैठे पूरे वर्ल्ड वाइड 100, 200, 500 बच्चे मैं एक बार में पढ़ा सकता हूँ। मुझे तो ऑडिटोरियम और इन सब की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली। जबकि मैं बहुत बड़ा टेक फैन हूँ एक्चुअली, और मैं बहुत टेक्नोलॉजी के बारे में 10-15 साल एडवांस में मैं प्रोजेक्ट कर देता हूँ चीज़ों को। बट फिर भी इन सब चीज़ों में आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट। और वही हुआ कि थर्ड लॉकडाउन में जो है वो बिल्कुल सभी ने ये सोचना शुरू कर दिया। और ये भी नहीं पता, हो सकता है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि नवंबर तक कोई मेडिसिन आए, लेकिन हो सकता है अगर कोई 15-20 दिन, 1 महीने के बाद कोई नई मेडिसिन आ जाए तो देयर विल बी अ डिफरेंट सिनेरियो आफ्टर 1 मंथ। तो फ्यूचर, बात क्या हो रही है, फ्यूचर। देखिए कोई भी बिजनेस प्लान जो होता है, क्योंकि देखिए पास्ट, चाहे वो लाइफ का पास्ट हो, चाहे वो एजुकेशन का पास्ट हो, चाहे वो बिजनेस का पास्ट हो, दैट हैज बिकम ओवर एक्चुअली। और हर आदमी कहता है कि नहीं यार ये पुरानी बातों को बात नहीं करना है, आगे चलना है। हाँ, पुरानी बातों से लर्न करना है, उसको रिसर्च करना है, उसके डेटास को रिसर्च करना है, उसके लिए हमें स्टैटिस्टिकल मॉडल बनाना है, उसके लिए हमें मैथमेटिकल मॉडल बनाना है। ऑल दैट वी हैव टू रिसर्च दैट, ओके। बट वी शुड बेसिकली टॉक अबाउट द फ्यूचर। So this, in the present era, funds can be arranged easily, but it makes it optimum utilization and taking a correct investment decision। देखिए correct investment decision बताया ना आपको, एक कंपनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रही है और जाकर वो इन्वेस्ट कर दे रही है फॉर्मूला 1 में 2000 करोड़ रुपया, और 13,000 करोड़ रुपया वो यमुना एक्सप्रेस में इन्वेस्ट कर रही है। जबकि ये जो आपके ये जो हाईवेज हैं उसका रिटर्न का जो रेट होता है वो टेक्नोलॉजी कंपनी से काफ़ी कम होता है एक्चुअली। तो उसका रिटर्न, मान लीजिए आपका रिटर्न 10 ईयर्स ROI है, तो एक जगह आपका रिटर्न 10 ईयर्स ROI है, कहीं 15 साल है, कहीं 20 साल है, एंड इट इज़ गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। बट इसी समय पे आपने अगर कोई डायनामिक डिसीजन ले लिया, कोई बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले लिया, तो अगर 30-40% का आपका रिटर्न है तो 2.5 से 3 साल में आप अपने रिटर्न को रिकवर कर सकते हैं, और देन आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट डबलिंग योर इन्वेस्टमेंट्स, योर प्रॉफिट्स। सो वही देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि वो वही बात कह रहा है कि ये वही बात कह रहा है, अ गुड डिसीजन कैन इनहांस द प्रॉफिटेबिलिटी of a business, but a bad decision may be liable to sunk all the capital। समझ गए? It increase chapter, it present chapter we will study the techniques used in this type of decisions। है? आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इंटरनेशनल। कौन सा? You have the biggest example internationally available? Which one? नोकिया। पूरे वर्ल्ड में उनके 65% मार्केट शेयर थी। बट जिस तरीके से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही थी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी डिजिटल हो रही थी, जिस तरह से टेक्नोलॉजी टच स्क्रीन में जा रही थी, और वो तो दे वर नॉट रेडी टू डू दैट। बाकी कंपनीज ने रियलाइज़ किया कि अब हमारे पास एक मोबाइल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, जो कि गूगल के पास था एंड्रॉयड, एंड एंड्रॉयड वॉज टेकिंग द मार्केट लाइक एनीथिंग एक्चुअली, and most of the companies shifted their base to Android। बट नोकिया ने कहा कि नो हम तो सिम्बियन के साथ जाएंगे, हमारा तो अपना ये होगा। और वो स्लोली जो है दूसरी कंपनीज ने उनके मार्केट शेयर कट करना शुरू किया, और वो करते विद इन 3 to 4 years 5 years सच ए बिग कंपनी, सच ए ह्यूज कंपनी बिकम बैंकरप्ट। आप कहेंगे नहीं नोकिया दोबारा आ गई है, नहीं, वो ये पुरानी वाली नोकिया नहीं है। ये जो नोकिया है वो एक चाइनीज इन्वेस्टर ने उन ग्रुप से परचेस किया है, समझ गए? नाउ व्हाट इज द मीनिंग एंड डेफिनेशन? कैपिटल बस्टिंग इज अ टेक्निक। कैपिटल बस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर बिजनेस टू इन्वेस्ट इट फंड्स इन द लॉन्ग टर्म एसेट्स इन द एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। देखिए क्या बोल रहा है, इसको समझना है। कैपिटल बस्टिंग इज अ टेक्निक ऑफ मेकिंग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, long-term investment decision for the business to invest its funds in the long-term assets in anticipation of the future benefit of the economic life of the assets. Now these benefits may be in the form of interest rate production, increased production or reduced cost. It is a process of deciding whether or not to invest the funds in a particular assets, the benefits of which will be available over a period of time longer than 1 year. So it is a planning of expenditure on long-term investment and expected return in the future period.
So the total cash outlay in the form of investment in the fixed assets or compared with total future benefit out of the life of the assets. So these are the some definitions are there. Capital busting is a current outlay, हम पैसा अभी लगाते हैं, and series of हमारे पास जो है outlays and of cash resources in the return for an anticipated flow of the future benefits. GD query. So now, so the capital busting may be defined as the firm decision to invest in the current fund most effectively in the long term activity in anticipation of an expected flow of the future benefit over a series of years. These decisions may be of the several type. अब देखिए जियो में 3-4 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो गया. अभी हर जगह कोरोना में सबके बिजनेस में प्रॉब्लम हो रही है, बट रिलायंस जियो में क्या हुआ, 55,000 करोड़ रुपीस, ठीक है, अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने 3 अमेरिकन इन्वेस्टर्स ने पिछले 1 महीने में इन्वेस्ट कर दिया, इंक्लूडिंग द फेसबुक. क्यों? उनको पता है कि अब ये कोरोना इम्पैक्ट में तो इंडिया में भी पूरा सिस्टम डिजिटल होने वाला है, और डिजिटल में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है ब्रॉडबैंड में, वाईफाई में, मोबाइल में, टेक्नोलॉजी में, 4G में, गीगा फाइबर में, जियो फाइबर में, DTH में, IoT में जो इन्वेस्टमेंट है, ये सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट रिलायंस जियो का है. सो इन्वेस्ट इन दैट, क्रिएट द कैपेसिटी इन इंडिया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दिस फील्ड. क्योंकि अब फेसबुक भी देखिए अपनी चीज़ों को बड़ा कर रहा है, डिजिटल कर रहा है, वो भी अपने कंटेंट को वीडियोस में कन्वर्ट कर रहा है, और उसको भी बहुत सारा स्पेस चाहिए, बहुत सारा फास्टर इंटरनेट चाहिए. तो जब तक अगर उसके पास किसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट्स नहीं होगा तो वो भी अपने कॉस्ट को मिनिमाइज नहीं कर पाएगा. सो 3 इन्वेस्टर्स ने प्रीमियम के ऊपर इन्वेस्टमेंट किया. 55,000 करोड़ रुपीज, एग्जैक्ट फिगर नहीं है मेरे पास, बट अप्रॉक्सीमेटली दिस मच अमाउंट और इन स्टेप बाय स्टेप द फॉरेन इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग द फेसबुक हैज इन्वेस्टेड, and this has created a immense market value for the Reliance, for the Jio, and for the foreign companies also. So now you see the nature, significance, importance of the capital busting decision और complexities involved in the capital busting decisions. अब देखिए अभी क्या 2-3 साल से इंडिया में हम लोग नेटफ्लिक्स कर रहे हैं, अमेजन कर रहे हैं, बट डिड यू थॉट एक्चुअली, आपको पता है अमेजन जो कि बेसिकली आज के डेट में जो है ये ऑनलाइन बिजनेस और रिटेल बिजनेस में इतना बड़ा इनका शेयर है वर्ल्ड वाइड, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दीज कंपनीज हैज इन्वेस्टेड ह्यूज इन द USA एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. आज अमेजन के पास सबसे बड़ा क्लाउड सिस्टम है, वर्ल्ड की बहुत सारी कंपनीज अमेजन के क्लाउड को यूज़ करती है. आज इनके पास अपना इतना बड़ा डिजिटल इंटरटेनमेंट मीडिया है इनके पास, अमेजन का, प्राइम का. सो वी वर थिंकिंग दैट ओके फाइन, इट्स ए डिजिटल मीडिया एंड ओके फाइन, यहाँ पे तो अलग अलग वो छोटे छोटे टाइप के एक्टर हैं और ये चिल्लर टाइप के सीरियल बनते हैं और बस ये इसी तरीके से होता है. ये बड़े वाले एक्टर तो इधर अमिताभ बच्चन, अंशुमान खुराना और ये सब रणदीप सिंह हुड्डा ये सब तो सब उधर ही रहते हैं, एक्चुअली मुंबई में रहते हैं. एंड देयर मूवीज आर बीइंग रिलीज्ड ऑन दिस मल्टीप्लेक्सेस. बट इन लोगों ने फ्यूचर प्रोजेक्ट नहीं किया था कि ये जो इतना सारा जो इन्वेस्टमेंट डिजिटली हो रहा है, अब देखिए क्या हो रहा है, IoT में क्या होगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या हो रहा है कि अब टीवियाँ एंड्रॉयड आ रही है, उसके ऊपर वाईफाई कनेक्शन से आप यूट्यूब चला सकते हैं, नेटफ्लिक्स चला सकते हैं, अमेजन प्राइम चला सकते हैं, फाइन, DTH चला सकते हैं, फाइन, और उसकी जो साउंड सिस्टम है, जो विजिबिलिटी सिस्टम है, वो नॉट एट ए पावर ऑफ द थिएटर है बट इक्विवेलेंटली काफ़ी अच्छा है एक्चुअली. तो अभी कुछ बड़े बजट की मूवीज है, दे आर सीरियसली थिंकिंग दैट कि अगर ये कोरोना इम्पैक्ट है और अगर मान लो 1 महीने 2 महीने में अगर ये थिएटर गवर्नमेंट ओपन भी कर देती है तो इतना ग्रुप के भीड़ भाड़ में कौन इंटरटेनमेंट के लिए जाएगा. ये दिमाग में इधर शंका है कि बगल में पड़ोसी बैठा है उससे मेरे को कोरोना हो जाएगा, उधर एक गिलास मेरे को उधर से कोल्ड ड्रिंक पीने से कोरोना हो जाएगा, तो कौन पीसफुली मूवी एंजॉय करेगा. वो तो कहेगा घर में लाके लैपटॉप में देख लेते हैं, एक इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं एंड्रॉयड टीवी का, उसमें ही देख लेंगे एक्चुअली. तो इवन जो बड़ी बजट की फिल्म जो बन के खड़ी हुई है
और उसका रिलीज डेट बिल्कुल इस महीने में था, अगले महीने में था, दे आर सीरियसली थिंकिंग टू रिलीज ऑन द नेटफ्लिक्स और अमेजन। उनका ये कहना है कि चलो ठीक है, हम फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट के ऊपर अगर हम उसको रिलीज़ करते हैं, बट इतने सारे अगर जो लोगों ने जो उसके जो प्राइम जो मेंबरशिप ले रखा है, तो दे विल वॉच ऑन द मोबाइल, दे विल वॉच ऑन द एंड्रॉयड टीवी। बड़े बड़े टीवी आज के डेट में आ गए हैं, बड़े बड़े आपके होम थिएटर्स घर में आ गए हैं, तो वो उधर ही रिलीज़ कर देते हैं, उधर ही लोग एंजॉय कर लेंगे, फाइन। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर ये कोरोना इम्पैक्ट जो है वो अगर साल 2 साल और चला तो देयर विल बी ह्यूज प्रॉब्लम फॉर द रेस्टोरेंट। तो रेस्टोरेंट तो चलो होम डिलीवरी से मैनेज कर लेगा, बट व्हाट द थिएटर्स विल डू, व्हाट द मल्टीप्लेक्सेस विल डू। तो आप देखिए क्या हो रहा है एक्चुअली इस टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट में। केवल प्रॉब्लम मुझे नहीं हो रही है, केवल मेरे फेस टू फेस के बच्चे कम नहीं हो गए हैं, बट द कॉन्सेप्ट इन द मार्केट इज कि बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को खाती है। तो यहाँ ये हो रहा है कि बड़ी मछली छोटी को खा रही है, और उस बड़ी मछली को जो है और बड़ी मछली खा रही है, और फाइनली उस बड़ी मछली को जो है वो उससे बड़ी मछली खा रही है, और उसको सबसे बड़ी व्हेल खा रही है एक्चुअली। यानी कि पीवीआर जो आज के डेट में 1000 करोड़ का ग्रुप है इंडिया में, जब ये आईओटी वाले थिंग्स इंडिया में आ जाएंगे, और अभी आना ही है, अभी लॉकडाउन खुलने के बाद जो सबसे पहले लोग पहला काम करने वाले हैं वो सबसे पहले घर में वाईफाई कनेक्शन लगाने वाले हैं। और वाईफाई कनेक्शन जो आज के डेट में सबसे बेस्ट अवेलेबल है थ्रू आउट इंडिया, वो किसके पास है? रिलायंस के पास है। जियो फाइबर 4500 रुपये दे, 3 महीना फ्री, मिनिमम स्पीड 100 Mbps, मैक्सिमम स्पीड 1 Gbps, फाइन। सो दैट इज व्हाट द पीपल आर गोइंग टू डू। तो ये जो इतना बड़ा जियो का इन्वेस्टमेंट है, और उसके जो बैकड्रॉप में जो नेटफ्लिक्स का इन्वेस्टमेंट है, अमेजोन का इन्वेस्टमेंट है, ये जो अमेरिकन इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट है, तो ये लोग तो ये पूरा मल्टीप्लेक्स सिस्टम को खा जाएगा। आइए तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि द नेचर एंड सिग्निफिकेंस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, कॉम्प्लेक्सिटीज इन्वॉल्व इन द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कि देखो capital busting decision have immense importance for a business. This decision may be responsible for make a or mar the enterprises, since there is a commitment of large funds and the decision is generally irreversible. The following features make these decisions so much crucial and significant. अभी देखिए रिटेल में भी क्या हुआ, आपने रिटेल में ये पैन इंडिया इन्वेस्टमेंट कर दिया, बट स्लोली आपने रियलाइज किया कि माई गॉड, यहाँ तो जो है नाउ देर इज ए फ्लिपकार्ट, नाउ देर इज अमेजोन, नाउ देर आर a lot of different companies, Snapdeal, and lot of different companies are there, Alibaba, AliExpress, and lot of companies are there in the country. वो तो घर में ही ऑर्डर दे रहे हैं, घर में ही डिलीवर करा रहे हैं, उनको तो बड़े बड़े स्टोर में पैसा खर्च करने का जरूरत ही नहीं है बेसिकली। दे डोंट नीड टू इन्वेस्ट द मनी। तो रिलायंस का ये भी एक इनडायरेक्ट प्लान था कि जब वो अपनी ब्रॉडबैंड की चीज़ें, ब्रॉडबैंड जब वो इन्वेस्ट करेंगे, तो एट द सेम टाइम वो क्या करेंगे, उनके जो डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, जैसे रिटेल के ऑपरेशंस हैं, उसको, उसके बिजनेस को क्या करेंगे, इस ब्रॉडबैंड के साथ इंटीग्रेट कर देंगे। अब 50 करोड़ आपके पास कस्टमर है। आज अगर मैं इंडिविजुअली अगर एक एसएमएस करता हूं किसी स्टूडेंट को, तो मेरे को 10 पैसे की कॉस्टिंग आती है। चलो बल्क में एसएमएस करेंगे, 5 पैसे की कॉस्टिंग आएगी। तो 50 करोड़ को अगर मैसेज करना है तो वी नीड 5 करोड़ रुपीज ऑफ फंड्स चाहिए ना, एक दिन में मैसेज करने के लिए। 5 पैसे के रेट पे भी 2.5 करोड़ चाहिए ना। तो 2.5 करोड़ के हिसाब से आप जोड़ लें, 365 डेज में आपका कितने करोड़ का बजट आता है। और रिलायंस को क्या करना है, उसका तो अपना नेटवर्क है, वो तो आपके फ़ोन पे ही अलग अलग रिटेल के और इसके प्लान और उसके प्लान, और ऑलरेडी उसने जियो में बहुत सारा ऐप अभी नया भी बना दिया है, और बहुत सारा ऐप उसने एक्वायर भी कर लिया, एजुकेशनल का, इन्वेस्टमेंट का, उसने सावन म्यूज़िक को भी खरीद लिया है, और ऐसे उन्होंने बहुत सारे फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो ऑपरेशंस को इंटीग्रेट कर रहे हैं। बिग बाजार इंडिया में सबसे बड़ी रिटेल कंपनी थी, लेकिन जैसे जैसे ये फ्लिपकार्ट ने, अमेजोन ने पाँव पसारना शुरू कर दिया, तो दे स्टार्टेड कटिंग द मार्केट ऑफ दीज रिटेलर्स।
Now Big Bazaar in huge trouble. They started finding out, they were sitting in the USA and they were finding out some investor to invest in their company. इन्होंने वॉलमार्ट के साथ बात किया, उसके साथ बात किया, उसके साथ बात किया. वॉलमार्ट का तो जो उनका जो रिटेल का जो आउटलेट होता है वो तो बहुत बड़ा होता है, ह्यूज होता है एक्चुअली. दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन द बिग बाजार. फाइनली दे गॉट इन्वेस्टर एंड अमेजोन रिटेल ने जो है इन्वेस्ट किया बिग बाजार में, और उनको ये ऑफर दिया गया है कि इफ अमेजोन विल वांट इन द फ्यूचर डाउन द लाइन 3 to 4 years दे कैन इन्वेस्ट, दे कैन बाई मेजर स्टेक इन द बिग बाजार. 51% स्टेक, 51% और मोर. अब देखिए अमेजोन क्या करेगा, बिग बाजार को क्या करेगा, अपने ऑपरेशन में इंटीग्रेट कर देगा. अब जिसको बिग बाजार में आना है बिग बाजार से सामान ले जाए, और जिसको नहीं आना है अमेजोन पे आप बुक करें, उसका नियरेस्ट रिटेल है वहाँ पे पॉपअप आ जाएगा, उसके यहाँ लिस्ट आ जाएगी, बंदा सामान उठाएगा, पैक करेगा, सीधे आपके घर में लेकर आ जाएगा. तो वो क्या करेगा, अपने ऑपरेशंस को इंटीग्रेट करके वो बिग बाजार को प्रॉफिटेबल बना देगा. अब देखिए वॉलमार्ट ने 1 लाख लॉस मेकिंग फ्लिपकार्ट को 1 लाख करोड़ रुपए में खरीद लिया, और इसमें 16,000 करोड़ रुपए विपिन बंसल को मिला और 16,000 करोड़ रुपए सचिन बंसल को मिला, और बाकी रेस्ट ऑफ द मनी जो है वो अलग दूसरे इन्वेस्टर्स को मिला. अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट फ्लिपकार्ट में क्यों किया वॉलमार्ट ने? क्योंकि वॉलमार्ट का जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेशंस है, दे वर द लार्जेस्ट रिटेलर इन द वर्ल्ड, बट दे स्टार्टेड ऑल्सो गेटिंग दिस competition from Amazon, Alibaba, AliExpress and different kind of app based online sellings in the world actually. So they were projecting, oh my god, even my business models are going to be in problem, even we are the biggest retailer in the world. So what they have done, उन्होंने Flipkart की established system को प्रीमियम पे परचेज कर लिया. Now what they have done, अब फ्लिपकार्ट तो केवल मोबाइल और दूसरी चीज़ें बेच रही थी, अब उन्होंने रिटेल ऑपरेशन को इंटीग्रेट कर दिया. वॉलमार्ट को ऑलरेडी होलसेल में लाइसेंस मिला हुआ है, अब होलसेल से माल उठाएंगे और लोगों को सप्लाई करेंगे. अब थ्रू आउट इंडिया में अगर पूरा रिटेल में चावल दाल तेल में जब वो इंटीग्रेट कर देंगे तो यहीं से उनको बहुत सारा बिजनेस मिलने लगेगा. और ये जो देखिए, ये जो ऑनलाइन के जो ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपका ओला है, उबेर है, तो उबेर का क्या है, ये तो सॉफ्टवेयर है अमेरिका में, और उसको सैटेलाइट के थ्रू ऑपरेट कर रहे हैं, और वो धीरे धीरे उसके कैपेसिटी को बढ़ाते जाएंगे, और वो डिफरेंट कंट्रीज में, और नाउ उबेर इज वर्किंग इन द होल वर्ल्ड एक्चुअली. तो ऐसे फ्लिपकार्ट के ऑपरेशन को वॉलमार्ट इंटीग्रेट कर देगा, और इसके ऑपरेशंस को कॉपी पेस्ट करके जापान में, अमेरिका में, और इसमें जो है वो एक दूसरा अमेजोन खड़ा कर देगा वॉलमार्ट. सो लेट अस हैव ए लुक ऑफ दिस. So capital busting decision have immense importance for a business, and this decision may be responsible for make or mar the enterprises, since there is a commitment of large funds and the decision is generally irreversible. So the following features makes this decision so much crucial and significant for efficient financial management. High degree of risk. The capital busting decision requires huge amount of cash outflow in the present period, but return in the form of cash inflow is possible only in future period. देखिए अब क्या हो रहा है कि हम जो कोई ऑपरेशन स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो अगर हम दिल्ली में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लक्ष्मी नगर में स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो हम ये सोचेंगे क्योंकि फाइन चलो लक्ष्मी नगर में एक रिटेल की दुकान खोल लेते हैं, अभी दाल चावल बेचना शुरू कर लेते हैं. यू कांट डू दैट बिजनेस इन दिस कंपटीशन लेवल. आपके चारों तरफ जो है वो बिग बाज़ार वाला, अमेज़न वाला, वो नेटफ्लिक्स वाला, वो अमेज़न वाला, वो फ्लिपकार्ट वाला, वो अलीबाबा वाला, अली एक्सप्रेस वाला, और वो और भी दुनिया भर के रिटेल्स चारों तरफ आपके यहाँ भर चुके. सो व्हाट विल हैपन, आप एक नया दुकान इसमें खोलेंगे, आपके पास कस्टमर बेस रहेगा नहीं, और आपको 1 साल 2 साल जब तक वो जेस्टेशन पीरियड आपका निकलेगा तब तक आपकी दुकान बंद है. सो व्हाट यू हैव टू थिंक नेशनली कि नहीं मेरे को ऐसा बिजनेस करना है, उधर एक वेबसाइट बनाना है, उसको पब्लिसाइज करना है और उसको नेशनल लेवल पे सेल करना है. या फिर अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो हम अमेजन में रिटेलर बन जाएंगे, हम फ्लिपकार्ट में रिटेलर बन जाएंगे, एंड विल डू लाइक दैट. और अगर हमने अपना वेबसाइट बना लिया और कुछ अपना यूनिक प्रोडक्ट डेवलप कर लिया, तो हम विल स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट ऑन इंटरनेशनल लेवल. मतलब अब आपको
थोड़ा ब्रॉडर सेंस में सोचना पड़ेगा। इवन ऑपरेशन आपका छोटा होगा बट यू हैव टू थिंक इन ब्रॉडर वे। सो ये प्रॉब्लम क्या है, ये कैपिटल बस्टिंग डिसीजंस की डिमेरिट्स क्या है? हाई डिग्री ऑफ रिस्क है। द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो। और ये सब जब आप कोई प्लान करेंगे ना तो आपको बहुत पैसा लगना है। आप सोचेंगे छोटा मोटा आज के डेट में दुकान खोल के आप चला लें, इट्स वेरी डिफिकल्ट नाउ। सो द कैपिटल बस्टिंग डिसीजन रिक्वायर ह्यूज अमाउंट ऑफ कैश आउटफ्लो। अब ये जो डिजिटल टीचिंग है, माय गॉड, पहले क्या होता था, हम लोगों ने कैसे दुकान खड़ा किया, 15-17 साल पहले आए, एक तो जगह किराए पे लिया, एक तो बोर्ड खरीदा और 2-4 मार्कर लेके आए, और एक बाहर में डिस्प्ले बोर्ड लगाया, एक लड़का खड़ा किया, 10-20-100,000 पर्ची डिस्ट्रीब्यूट किया, चिपकाया पोस्टर और बच्चा आना शुरू। बट कैन यू डू दैट बिजनेस लाइक दैट? अरे 80% ऑफ बच्चा तो अब डिजिटल हो गया है, वो आना ही नहीं चाहता है सेंटर पे, उसको डिजिटल क्लास चाहिए। अब डिजिटल क्लास के लिए आपको अगर प्रॉपर डिजिटल सॉफ्टवेयर और टच पैड और राइटिंग पैड और एडिटिंग सॉफ्टवेयर ऐसे करना है तो आपको तो एक पूरा स्टूडियो बनाना पड़ता है। और आज के रेट में 4-5 लाख से नीचे तो एक स्टूडियो का इन्वेस्टमेंट है नहीं अगर आप कुछ एडवांस लेवल का स्टूडियो बनाना चाहते हैं। डेफिनेटली फिर एक डायनामिक आपका कोर्स निकल कर आएगा उससे, फाइन। लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस 4-5 लाख रुपये ऑफ स्टूडियो, अच्छा केवल आप स्टूडियो बनाने से नहीं होगा, आपने डिजिटली कोर्स बना दिया बट उसकी मार्केटिंग नहीं आप कर रहे, तो फिर सेल्स नहीं खड़ा होगा। क्योंकि आप तो मार्केटिंग केवल लक्ष्मीनगर में करना नहीं है, आपको तो पूरी दिल्ली में मार्केट करना है, आपको तो पूरी इंडिया में मार्केट करना है। और अगर आपका कुछ कम्युनिकेशन स्किल है एंड इफ यू आर मेकिंग सम इंटरनेशनल कोर्सेज तो आपको वर्ल्ड वाइड मार्केट करना है। सो now the capital busting decision required huge amount of cash outflow in the present period but return in the form of cash inflow is possible only in the future period। अब देखिए होता है कि हम ऑलवेज फ्यूचर डिसीजन लेते हैं। बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट का फ्यूचर 50-50 साल का है, छोटा भी प्रोजेक्ट है 5-10 साल का रहता ही है, 15-20 साल का। दस द चांसेस ऑफ, अब 15-20 साल का हमने तो एस्टिमेटेड फिगर बना लिया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लिया। अब रियली में क्या हुआ, कुछ सिनेरियो बदल गया, कुछ कोरोना आ गया, कोई दूसरा आ गया, कोई दूसरा लफड़ा हो गया, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, तो ये जो पूरा प्रोजेक्शन है दैट कैन गो वेग। सो ये, और चूंकि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर इज ऑलवेज अनसर्टेन। हमारा खुद का फ्यूचर अनसर्टेन है। अभी आज हम हैं, कल रहेंगे नहीं रहेंगे, नोबडी नोज। ये कोरोना के बारे में किसी को पता था? ये पूरा दुनिया तो एकदम मॉल जाना, उधर घूमना, वो ट्रेन में घूमना, मॉल में घूमना, उधर घूमना, बोले मन नहीं लगता है घर में, वो डेली इधर घूम के आना है, इधर उधर मॉल में जाके आना है, उधर चिट चैटिंग करके आना, उधर कॉफ़ी पी के आना है। हाँ, वो समथिंग हैपनिंग एट कॉफ़ी लेवल, बोले नहीं घर में कॉफ़ी नहीं पीना, बाहर पी के आना है, घर में चाय नहीं पीना, बाहर पी के आना है, घर में पराठा नहीं खाना, बाहर पराठा खा के आना है, घर में मूवी नहीं देखना, बाहर मूवी देखे आना है। मतलब 1-2 दिन घर में बैठने के बाद आदमी को ऐसे बेचैनी महसूस होने लगती थी, भाई नहीं अब तो जाना है मॉल। बच्चों को भी हैबिट हो गया था, नहीं मॉल चलना है, संडे चलना है, घूमना है, उधर जाके उधर वो कार्ड चलाना है, वो जरा सा कार्ड चलाएंगे 50 रुपया, एक तो प्ले गेम में जाकर खेलेंगे 200 रुपया। अरे व्हाट इज दिस यार। अभी क्या हो रहा है, 2 महीना से एवरीबडी इज सिटिंग इन होम, मेकिंग होम फूड, ईटिंग होम फूड, डूइंग योगा, डूइंग सम वर्क थ्रू डिजिटल, फिनिश। अब कैसे मन लग रहा है घर के अंदर? अब तो डर लग रहा है ना बाहर जाने में। कोई सटा गया बेटा, जहां कोई सटा गया कोरोना में, फिनिश। तो बचना है कोरोना में तो घर में रहो, घूमो मत, लिटरिंग मत करो। बट अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे, मन नहीं लगता है उनको घर में, बिना मास्क के, बिना सैनिटाइजेशन के 5 लड़कों के साथ घूम रहे हैं लक्ष्मीनगर में, मन नहीं लग रहा है। अरे मरोगे यार, मरोगे। सो यू सी दिस capital busting decision require huge amount of cash flow outflow in the present period but return in the form of cash inflow is possible only in future period and future is uncertain. So thus the chance of success of this type of business are totally dependent on the correct forecasting of the future scenario. The future always has a lot of uncertainties and there is no tool or technique is available so that it can be estimated correctly. The estimated of the future cash inflows, the cut-off rate and life of the project is really a very complex task. बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि इधर में क्या है,
कोरोना है मतलब क्या है, हाई डिग्री ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी है, समझ गए। फिर क्या है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन प्रोबेबिलिटी। Capital busting decisions have a significant effect on the profitability of a business concern. These decisions not only affect the present earning of the firm but also the profit making capacity of the firm a very long time period. बताया ना आपको, 3-4 लाख करोड़ रुपए जियो ने इन्वेस्ट कर दिया, बैंड बजा दिया वोडाफोन का, एयरटेल का, सबका हालत खराब। उनके पास इतना बड़ा नेटवर्क ही नहीं है। जब जियो डेली का 2 GB डाटा बेच रहा था तो एयरटेल बोल रहा था कि आपको हम 5 GB डाटा दे रहे हैं, बच जाएगा तो अगले महीने कैरी फॉरवर्ड। अरे क्या बेवकूफ़ बना रहे हो भाई, जब लोगों को 2 GB डाटा फ्री में मिल रहा है तो तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड का एडवर्टीजमेंट में करोड़ों रुपए क्यों खर्च कर रहे हो तुम बेफालतू का। सो ए वॉइस एंड द फ्यूचर ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म डिपेंड ऑन द इन्वेस्टमेंट डिसीजन टेकन टुडे एंड ए वॉइस एंड सक्सेसफुल डिसीजन इनहांस द फर्म्स प्रॉफिटेबिलिटी वाइल एन अनवाइज डिसीजन, बताया ना आपको, मैं ruin it completely। एक गलत डिसीजन आपको पूरा बिजनेस को बंद कर देगा। लॉट ऑफ कंपनीज, ये देखिए 2 भाई मुकेश अंबानी अनिल अंबानी, दोनों का जब बंटवारा हुआ द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वाज 1,50,000 करोड़ रुपीस, और ऑनेस्टली दोनों को 75,000 करोड़ का जो है वैल्यूएशन मिला, समझ गए। Now अनिल अंबानी was very ambitious, very much risk taking। उसका दोस्त कौन, अमिताभ बच्चन, उसका दोस्त कौन अमर सिंह, उसका दोस्त कौन मुलायम सिंह यादव। बिना कैलकुलेशन के इधर प्रोजेक्ट सेलिब्रेट करना, इधर इनॉग्रेट करना, उधर सीमेंट में पैसा लगाना, उधर पैसा लगाना, लोन लेना पैसा लगाना। Slowly they created a huge capacity by taking huge loan। और जब लोन का रीपेमेंट का बात आया they started becoming, इधर ये कंपनी बैंकरप्ट हुआ, उधर वो कंपनी बैंकरप्ट हुआ। आज के रेट में क्या है, बड़े भाई का वैल्यूएशन है $48 बिलियन और छोटे भाई का वैल्यूएशन है $1 बिलियन, और हर दूसरे दिन ही इज इन कोर्ट, समवेयर इन इंडिया कोर्ट, समवेयर इन द फॉरेन कोर्ट, और वो जज साहब को बोल रहे हैं साहब हमारे पास पैसा नहीं है, हम तो दिवालिया हो गया, हम पेमेंट नहीं कर पाएगा। अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, इधर केस हार गया इंडिया में, 450 करोड़ रुपया मुकेश अंबानी ने मदद किया, नहीं तो ही वॉज अबाउट टू सेंड द जेल, क्योंकि पर्सनल कैपेसिटी में उसने साइन किया हुआ था, वो दिया हुआ था। वैसे देखिए ये विजय मल्ल्या को किंग फिशर में, मतलब लीकर का पैसा, दारू का पैसा, क्या है, पानी का दारू बना के दे, ही अर्न बिलियंस ऑफ डॉलर, spending lot of money on entertainment and their personal yacht and their enjoyment, and then this thing, then they purchase the IPL team, they purchase some football team, they purchase some Formula 1 team. What is this? And without taking proper decision they invested huge money in airline sector। अब दारू का बिजनेस जैसे कर सकते वैसे एयरलाइंस का बिजनेस नहीं कर सकते भाई। जब इनका ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, एक दिन एयरलाइंस चलता था, समझिए एक दिन पूरे इंडिया में आपने हवाई जहाज चलाया, 3 करोड़ रुपया लॉस, मतलब एक दिन आपने बिजनेस चलाया और 3 करोड़ पॉकेट से भर दिया। बताइए कैसा बिजनेस कर रहे हैं, मतलब दुकान खोले, दिन भर काम किए और डेली 10,000 रुपया भर रहे हैं पॉकेट से, तो वो तो धीरे धीरे आपके कैपिटल को खा जाएगा ना, इट विल मेक यू जीरो। सो एक समय में इनका यूनाइटेड ब्रेवरीज, दे बिकम द वर्ल्ड 3rd largest manufacturer of the liquor and 1st largest manufacturer of the liquor in number of the cases। और वहाँ से आज क्या हुआ, इनका एक ग्रुप पूरा तरह से बैंक्स ने बेच दिया, दूसरा ग्रुप के ऊपर अभी केस हार चुका है, 45 डेज में उसको इंडिया आना है, एंड नाउ वो बोल रहा है मैं प्रिंसिपल अमाउंट देने के लिए तैयार हूँ, अभी इंटरेस्ट के साथ सारे बैंक उसको रिकवर करेंगे, उसका दूसरा ग्रुप भी पूरा बैंकरप्ट होने वाला है। His son is crying from sitting in London। So what they're telling, the long term effect on profitability, क्या तो वही है कि आपने अगर अनवाइज डिसीजन लिया, ठीक है, ये लाइन देखिए क्या बोल रहा है,
unwise decision may ruin it completely. So these decisions are required to be taken in very efficient manner. समझ गए? Reliance or even these big companies are paying consultant like PwC, like Ernst and Young, like PricewaterhouseCoopers, like some other consultants. They are paying huge money, huge fees. बोले कोई दिक्कत नहीं है, आपका इतना 5 करोड़ का फीस है, 10 करोड़ का फीस है, टेक इट. डेली बेसिस पे आप हमें कोई ना कोई अपडेट देते रहें, डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोजेक्ट आप हमें सजेस्ट करते रहें. हजारों प्रोजेक्ट उनके पास आते हैं, उसको वो एनालाइज करते हैं कंसल्टेंट्स, फिर उनके पास फाइनल डिसीजन के लिए मुकेश अंबानी एंड बोर्ड के पास लेकर जाते हैं, और उसमें से 99% प्रोजेक्ट वो रिग्रेट कर देते हैं. वो कहते हैं कि भैया मैं किसी बिजनेस में रियली हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके वेस्ट करूं, उससे अच्छा है कि 2, 5, 10 करोड़ रुपए कंसल्टेंट को दे दूं और वाइज डिसीजन लूं. समझ गए? नाउ थर्ड पॉइंट, द ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड. These decisions require huge amount of financial resources, and the availability of these resources are limited for all types of firm. Moreover, the resources are invested for a very long period. Huge amount बताया ना आपको एग्जाम्पल दिया था. आपको घर बनाना, कैसे घर बनाएंगे? अरे ऐसे एक में 15 बालू मिला दो क्या, रेत मिला दो क्या? ये बिल्डर्स फ्लैट में आप जाकर देखेंगे, इधर हाथ मारेंगे इधर निकल जाएगा पूरा सीमेंट बालू, इधर सीमेंट बालू निकल जाएगा. वो केवल पिलर पे ही पैसा लगाते हैं. 5 साल में इधर लीकेज उधर लीकेज, पूरा बिल्डिंग का ऐसी का तैसी. क्यों? बिकॉज दे आर नॉट इन्वेस्टिंग ह्यूज अमाउंट एंड दे आर नॉट टेकिंग. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल बिल्डर्स, बट 90% ऑफ देयर प्रोजेक्ट्स आर लाइक दैट. बट अगर आप अपना घर बनाएंगे तो कैसा घर बनाएंगे? यू विल इन्वेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एवरीथिंग ऑफ योर इन्वेस्टमेंट सेविंग्स. बोलेगा नहीं यार, एक बार घर बना रहे हैं एकदम ऐसा बना दें 50-100 साल कुछ नहीं होना. परफेक्ट डिजाइन, परफेक्ट इन्वेस्टमेंट, परफेक्ट सीमेंट, परफेक्ट सरिया, परफेक्ट दिस थिंग, कि ये 2-3 जनरेशन तक हिलने वाला नहीं है. अब जाकर गांव में देखिए, जो हम लोग के दादा परदादा ने घर बनाया है वो 100 साल से अभी तक हिल नहीं रहा है एक्चुअली. अब अपना घर बनाएंगे, नहीं मिला दो ऐसे बालों में मिला दो यार, एक्स्ट्रा मिला दो, ये 3rd क्लास का ईंट लगा दो, ऐसे थोड़ी बनाएंगे. तो वैसे ही आप जब कोई प्रोजेक्ट लगाएंगे जिसके लिए 50 साल है, 100 साल है, और फिर आप वहाँ पे जब प्रोजेक्ट लगाएंगे तो आप सोचते हैं कि भाई जब प्रोजेक्ट लगा ही रहे हैं तो एक अच्छी कैपेसिटी का प्रोजेक्ट लगा लें. घर में जाते हैं टीवी खरीदने के लिए तो आप सोचते हैं कि भाई ये वो 10-50 देकर सबसे अच्छा वाला टीवी लाएं, सबसे अच्छा वाला वॉशिंग मशीन लाएं, सबसे अच्छा वाला घर लाएं, और वैसा चीज़ जिसका कि लाइफ लंबा है, उसमें तो मतलब 2-5 साल लग जाए समझने में, लगाने में तो भी ठीक, लेकिन वो सबसे बेस्ट वाला करें. सो ह्यूज अमाउंट ऑफ फंड रिक्वायर्ड. अभी फिर रिलायंस क्या करता, वही 50-60 हज़ार करोड़ रुपये लगाता, फिर 1 GB डाटा वो बेचता 200 रुपये का, फिर वो एग्जीक्यूटिव खड़े करता, फिर वो सबको समझा के सिम बेचता. साहब वो कंपनी से ये कंपनी में 10 पैसा सस्ता, इसमें ऐसा कैरी फॉरवर्ड होगा, साहब फलनमा होगा, चिलनमा होगा. तो ऑलरेडी 70 करोड़ तो सिम बिका हुआ था, इंडिया में 80 करोड़. तो बताइए, इसको तो प्रेजेंस लाने में कई साल लग जाता. और देखिए, आप जो भी कहें कि मुकेश अंबानी इतने बड़े पैसे के घर में रहते हैं और उनको गरीबों का केयर नहीं है, गलत है ये बात. इनकी जो बिजनेस फिलॉसफी है ना, और जितना बड़ा रिस्क इन्होंने लिया है, और आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में जितना सस्ता ब्रॉडबैंड ये प्रोवाइड कर रहे हैं ना, पूरे वर्ल्ड में इतना सस्ता ब्रॉडबैंड नहीं है. बोले इतना सस्ता ब्रॉडबैंड से क्या हो रहा है? बच्चे टिकटॉक देख के बर्बाद हो रहे हैं. अरे बच्चे टिकटॉक देख रहे हैं, बच्चे ऑनलाइन यूट्यूब वीडियो से पढ़ रहे हैं, बच्चे फ्री में पढ़ रहे हैं, बच्चे फ्री में कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बच्चे कम चार्जेस में पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे को अच्छे टीचर की क्लास इंडिया के किसी भी कोने में बैठे बैठे मिल रही है. इट इज हैपनिंग एट द फ्रैक्शन ऑफ कॉस्ट. व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? तो कितना बड़ा इन्होंने इनडायरेक्टली सोसाइटी को हेल्प किया है, ये लोगों को समझ में नहीं आता है, या लोग समझना नहीं चाहते हैं. तो अगर इतना बड़ा कैपेसिटी, मैंने बताया ना पिछली क्लास में कि व्हाट ही हैज डन, सिंपल. जो इन्होंने पेट्रोलियम में किया, पेट्रोलियम में उन्होंने सिंगल लार्जेस्ट प्लांट जब पहली बार लगाया तो इट वाज द लार्जेस्ट प्लांट इन एशिया, एंड एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड. इट इज नॉट पॉसिबल. इवन टाटास वगैरह ने कहा कि नहीं ये धीरूभाई अंबानी का प्लान चलने वाला नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल. खड़ा कर दिया उन्होंने. और रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक सबसे बड़ा खासियत है, वो एक बार में एक ही प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं. अनलेस इट इज डन दे डोंट मूव टू अदर प्रोजेक्ट. एक्चुअली वही सेम कॉन्सेप्ट उन्होंने ब्रॉडबैंड में लगाया.
अब क्या होता है, वो जो प्लांट लगाया उन्होंने रिफाइनरी का, आप दंग रहेंगे, इट वाज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। इंडिया में पेट्रोलियम बेचने के लिए उनको लाइसेंस नहीं था। सो पूरा का पूरा क्रूड ऑयल दुबई से, यूनाइटेड अरब एमिरेट से, अरब से पाइपलाइन से आता था, शिप से आता था, यहाँ रिफाइन होता था और वो फिर वापस चला जाता था। अब सोचिए, वो आ रहा है, रिफाइन होके जा रहा है। अब इन्होंने इतना सस्ता प्रोडक्शन कैपेसिटी क्रिएट कर दिया कि उनको भी सस्ता मिल रहा है और इनको भी 2 पैसे बच रहे हैं। द सेम फिलॉसफी दे अप्लाइड इन द ब्रॉडबैंड। बोले एक काम करो, उसने इतना छोटा राउटर लगाया, तुम इससे 50 गुना बड़ा राउटर लगा दो, 500 गुना बड़ा एंटीना लगा दो, अपना 10 सैटेलाइट छोड़ दो। और लोगों ने इतना मोटा मोटा फाइबर लगाया, तुम क्या करो, गीगा फाइबर लगा दो। इतना ह्यूज कैपेसिटी क्रिएट कर दिया इन्होंने थ्रू आउट इंडिया। आप दूसरे कंपनी में जाएंगे, आपको दिल्ली में 4G कनेक्शन मिलेगा, इधर से थोड़ा गाजियाबाद पहुंचेंगे, उसमें 3G कनेक्टिविटी हो जाएगा, और इधर से आप थोड़ा गांव में पहुंचेंगे तो वो छत पे जाके आपको हेलो हेलो करना पड़ेगा, नेट तो भूल ही जाइए। बट जियो में ऐसा नहीं है। यू गेट द फास्ट इंटरनेट कनेक्शन थ्रू आउट इंडिया, इवन दिल्ली, इवन गांव, सेम। ये कैसे पॉसिबल हुआ? द ह्यूज अमाउंट ऑफ द फंड रिक्वायर्ड, दीज डिसीजंस रिक्वायर huge amount of financial resource. The availability of these resources are limited to all types of firm. समझ गए? Moreover, the resources are invested for a very long period. And it means if the firm makes a wrong capital busting decision, it will result in very heavy loss. The valuable resources of the firm wound in unprofitable projects, so it can't make use of the opportunities of investing in any other profitable project. Hence, it is necessary to take thoughtful and correct investment decision, because on incorrect decisions would not only result in losses but also prevent the firm from earning profit in the future period and irreversible in nature. एक बार जो आपने डिसीजन ले लिया, ये कपड़ा खरीदने वाला डिसीजन नहीं है भैया, कि कपड़ा पसंद नहीं आया चलो कोई नहीं दूसरा ले लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। आपने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कर लिया, फिर आप बोलेंगे नहीं जी ये तो पसंद नहीं आ रहा, इसमें तो ये प्रॉब्लम हो गया, उसमें तो वो प्रॉब्लम हो गया, योर स्टोरी विल फिनिश। समझ गए? डिसीजन इरिवर्सिबल होता है। देन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन रिक्वायर। अभी आप रिलायंस में जाकर देखेंगे, वो खोखला होकर बैठे हुए, पूरा उसका इन्वेस्टमेंट, लोन, सेविंग्स, रिलायंस का पूरा पैसा उन्होंने जियो में पंप कर दिया, 4 लाख करोड़ रुपया, तो 2.5 लाख करोड़ तो उनका लोन है। और जब एक बार ये प्रोजेक्ट लग गया तब उनको लगा कि ओ माय गॉड द लोन इज ह्यूज। सो व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, दे स्टार्टेड डूइंग सेलिंग शेयर्स इन द रिलायंस इंडस्ट्रीज। उन्होंने सऊदी अरब को 20% शेयर्स बेच दिया $15 बिलियन में, तो अराउंड कुछ 1 लाख करोड़ रुपया उनके पास उधर से आ गया। अभी उन्होंने जियो में बेच दिया 54-55,000 करोड़। एंड लाइक दैट दे आर सेलिंग सम स्टेक्स इन डिफरेंट कंपनीज, और वो चाह रहे हैं कि वो 2021 तक वो डेप्ट फ्री हो जाए। ये समझ गए? सो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड, so the long term commitment of fund result a very high degree of financial risk. अब यहाँ पर अगर इन्होंने थोड़ा भी मिस्टेक किया, और अगर कोई मिस्टेक इनका फ्यूचर प्लानिंग में हुआ, तो इनका प्रोजेक्ट अनिल अंबानी की तरह बर्बाद हो सकता है। मतलब जियो कैन ruin their life, which will not happen because no. Then the corporate image, बोला ना आपको। अब हर दूसरे दिन जेल में खड़े हैं, कोर्ट में खड़े हैं, आपका पूरे मीडिया में न्यूज़ आ रहा है, बिजनेस मीडिया में न्यूज़ आ रहा है दैट अनिल अंबानी हैज़ बिकम बैंकक्रप्ट, और वो उनको हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि ये हो रहा है, हम पैसा नहीं है, हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास गाड़ी नहीं है, हमारे बंगले नहीं है, दिस है, दैट है, वी आर नॉट एबल टू पे दैट। हाँ, और जब ये पूरे मीडिया में रिपोर्ट हो रहा है तो इससे कॉर्पोरेट इमेज क्या हो रहा है? बिकमिंग वेरी बैड। और अगर आपने जैसे अभी फेसबुक ने इन्वेस्ट कर दिया जियो में, तो कॉर्पोरेट इमेज जियो का क्या हो गया? वेरी गुड। रिलायंस इंडस्ट्रीज का कॉर्पोरेट इमेज क्या हो गया? माय गॉड। सो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर द करंट एज वेल एज फ्यूचर पीरियड। द प्रॉफिट मेकिंग एबिलिटी ऑफ द फर्म अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म ऑल्सो, एंड द शेयर होल्डर एंड अदर इन्वेस्टर ऑफ द फर्म रिमेन कन्विंस इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज स्टेबल और इंक्रीज। अब बढ़ेगा ना, फेसबुक जैसा कंपनी अगर जियो में इन्वेस्ट करेगा तो 2-5% शेयर बढ़ जाएगा।
अभी लॉकडाउन खुलने के बाद ये हर बंदा अगर वो जियो फाइबर कनेक्शन लेना शुरू करेगा तो जियो का रेवेन्यू तो एक साल के अंदर कई हजार करोड़ रुपया बढ़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, इन्वेस्टर का जो शेयर प्राइस है रिलायंस का वो बढ़ जाएगा 10, 20, 30%। तो इससे क्या होगा, कॉर्पोरेट इमेज बढ़ जाएगा, इन्वेस्टर के बीच में स्टेबिलिटी आ जाएगी। If a wrong decision is taken, then it affect the profit of the firm badly, and as a result, the market price of the share started declining. So the investors start to shift. क्योंकि देखिए क्या होता है, इन्वेस्टर जो है ना वो क्या है, वो इरेशनल होता है। वो तो एक ऐसे मार्केट में बैठा है जहाँ पे एक सेकेंड में वो लॉग इन करेगा और हजारों कंपनी का शेयर प्राइस, BSE, NSE, फ्यूचर, ऑप्शन सब अवेलेबल है भाई। कमोडिटी एक्सचेंज, फॉरेक्स एक्सचेंज और शेयर मार्केट सब अवेलेबल है, बॉन्ड मार्केट, ये मार्केट सब कुछ अवेलेबल, म्यूचुअल फंड मार्केट। वो कह रहा है भाई मैं तो इन्वेस्टर हूँ, मैं पैसा मुकेश अंबानी में लगाऊं, अनिल अंबानी में लगाऊं, मैं रतन टाटा में लगाऊं, ये कोई मेरा भाई नहीं है, मेरे को तो रिटर्न देखना है, मेरे को तो रिस्क देखना है। जरा आपका कंपनी का बैड न्यूज़ आया, रिटर्न पैनिक हुआ, फट बोल के शेयर सेल करेगा, फट बोल के उधर जाएगा। अब इधर धड़ाधड़ फट बोल के सेलिंग खड़ा होगा तो पैनिक सेलिंग होगा तो आपका तो शेयर प्राइस ऐसे ही क्रैश कर जाएगा। और इधर जब वो पैसा इधर इन्वेस्ट होता जाएगा तो आपका शेयर प्राइस तो बढ़ता चला जाएगा। समझ रहे हैं? So if a wrong decision is taken, then it affects the profit of the fund badly. As a result, the market price of the share started declining. So the investors start to shift their investment to any other firm. And all this is against the image of the firm. So the image of the firm is also affected by the source or failure of the capital busting decision. Rational and administrative framework in the capital busting decision. The rationale of capital busting decision can be seen from increase in efficiency. A firm will expect that old and obsolete plant must be replaced with the new plant and machinery so that production capacity will increase. Cost of production is reduced and total turnover of the firm is increased. A strategically taken investment decision are taken with the objective of increasing total profit of the firm, and increase the profit may happen in two ways. Either the total revenue of the firm, मतलब आप क्या करें कैपेसिटी बढ़ा दें, आपका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, या आप क्या करें, आप ऐसा टेक्नोलॉजी में पैसा लगाएं कि आप कॉस्ट को रिड्यूस कर दें, आपका ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा. So capital busting plays an important role in decision making in both the situation and the extent to which these budgets are prepared more efficient and rational. The more the firm would earn competitive advantage due to higher profit. Hence, it can be said that capital busting decision may be classified in two parts on the basis of their rationale. Now, the investment decision affecting revenues. This decision increase the total productive capacity of the total revenue may be increased. It involve increase in the existing production quantity, development of new product line. बता ही दिया आपको. Investment decision affecting revenues. आपने इतना बड़ा जियो खड़ा कर दिया, आपका रेवेन्यू डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा. इन्वेस्टमेंट डिसीजन रिड्यूस कॉस्ट. आपने टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट कर दिया, आपने सॉफ्टवेयर में इन्वेस्ट कर दिया, आपने रोबोटिक्स में इन्वेस्ट कर दिया, आपने न्यू टेक्नोलॉजी ऑफ मशीन में इन्वेस्ट कर दिया. दिस डिसीजन कंसीडर एन इंक्रीज इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म बाय रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. व्हेन एन मशीनरी बिकम ओल्ड एंड ऑब्सोलीट, इट्स ऑपरेटिंग कॉस्ट इंक्रीजेस एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट deteriorate, which affect the badly the competitive capacity of the firm. Hence, if this machine is replaced by a new plant and its total saving exceed additional investment on it, then it will certainly increase total profit of the firm. And the basic difference between the revenue increasing investment and cost reducing investment is that there is a lesser. समझ गए क्या बोल रहे हैं? बोला ना, आप क्या करें, आप ऐसा प्रोजेक्ट में पैसा लगाएं, ठीक है ना. क्या बोल रहा है, देखिए क्या कह रहा है ये. कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द रेवेन्यू इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट रिड्यूसिंग इन्वेस्टमेंट इज दैट देयर इज अ लेसर अनसर्टेनिटी इन द कॉस्ट रिड्यूसिंग डिसीजन, since the firm can make better estimation of its future cost and possible cost reduction by its past experience and learning curve. कह रहा है कि अगर हम रनिंग प्लांट में
हम टेक्नोलॉजी में पैसा लगाते हैं, वो कॉस्ट रिड्यूस करता है और हमको उस प्लांट के बारे में सब कुछ पता है, तो क्या वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा डिसीजन होगा? उसमें अनसर्टेनिटी कम होगी। ऑन द अदर हैंड इट इज़ मोर अनसर्टेन टू इंक्रीज द डिसीजन। मतलब हम कोई नया प्लांट में जाते हैं, उसके बारे में हमको नहीं पता है, अब रिलायंस को डिजिटल का कुछ नहीं पता था, तो क्या वो उनके लिए ज़्यादा रिस्की हो सकता है? डेफिनेटली। बट वो कंसल्टेंट्स के थ्रू आप चीज़ों को मैनेज करते हैं, फाइन। नाउ the finance manager has to obtain a balance between all these types of decision while realizing its own rationale and the efficiency of success of this decision. ठीक है, तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या करना है? आपको इन्वेस्टमेंट प्रपोजल जनरेट करना है, आपको कैश फ्लो फॉर द प्रपोजल एस्टिमेट करना है, आपको कैश फ्लो इवेल्युएशन करना है, डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टमेंट प्रपोजल, सिलेक्शन ऑफ प्रपोजल करना है, और आपको री इवेल्युएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है। तो अभी हम लोग ये यहाँ तक की थ्योरी कंप्लीट करते हैं, और इसके आगे की जो थ्योरीज है वो फिर नेक्स्ट क्लास में आपको रिकॉर्ड करके सेंड करेंगे, फाइन। तो अभी तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप इसको पढ़ें, और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे कर सकते हैं, बट मुझे नहीं लगता है कि मैंने बहुत एक्सप्लेन कर दिया है, कोई डाउट होगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप ऑडियो से या वीडियो बनाकर या सिंपल राइट करके आप व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके फाइन, तो अभी मैं इसको यहाँ पे क्लोज करता हूँ।